वेलकम स्टूडेंट्स। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि आज का हम लेसन का जो टॉपिक पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स में से वो है एंजाइम्स। ऑल्दो आपकी बुक्स में ये लेसन के टूवर्ड्स एंड दिया हुआ है, बट हम इसको प्रोटीन्स के साथ ही कवर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बेसिकली एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो पहले हम ये टॉपिक कवर करके उसके बाद हम दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स को कवर करेंगे, न्यूक्लिक एसिड्स को कवर करेंगे। लेकिन आज जो हमारा रनिंग टॉपिक चलेगा दैट विल बी एंजाइम्स। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ एंजाइम्स। ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। जितने हमारे एंजाइम्स हैं प्रोटीन से बने हुए हैं, लेकिन कुछ न्यूक्लिक एसिड्स भी ऐसे हैं जो कभी एंजाइम्स की तरह बिहेव करते हैं, एंड दोज एंजाइम्स दे आर नॉट कॉल्ड एंजाइम्स, दे आर कॉल्ड राइबोजाइम्स। ठीक है, अब एंजाइम्स का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे हमने प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पढ़े थे? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। तो एंजाइम्स इनमें से कौन से स्ट्रक्चर से बनता है? प्राइमरी से हमने कहा था ज़्यादा चीज़ें नहीं बनती हैं। सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर्स ये मिलकर हमारे बनाते हैं एंजाइम्स। ठीक है, और क्वाटरनरी अगर आपको याद हो तो हमने उसमें हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल पढ़ा था। ठीक है, तो अभी अगर हम एंजाइम्स की बात करें तो इनका सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर है। कैसे? ये जब फोल्ड होते हैं तो इनमें एक बैकबोन की तरह इनकी चेन फोल्ड होती है, बाकी चेन्स इनके ऊपर कई सारी चेन्स फॉर्म होती है। इस फोल्डिंग की वजह से कई जगह पर क्रिवाइसेस या पॉकेट्स बन जाते हैं। ठीक है, जैसे आप अगर इसका हम एक लेआउट देखें तो कुछ फोल्डिंग्स की जगह पर ये पॉकेट्स बन जाते हैं, और ऐसी बहुत सारी पॉकेट्स में से एक पॉकेट होती है एक्टिव साइट। ठीक है, जैसे इस एंजाइम में हम इस साइट को एक्टिव साइट मानकर चल रहे हैं। एक्टिव साइट मतलब दिस इज दैट साइट जहाँ पर कि सबस्ट्रेट आकर के फिट होगा और रिएक्शन होगा। ठीक है, इट इज़ द प्लेस वेयर रिएक्शंस आर कैटलाइज्ड, और जो रिएक्शन की स्पीड है वो बढ़ जाती है। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है कैटलाइज, जो कि आई होप कि आपने केमिस्ट्री में कवर किया है। कैटलाइज करने का क्या मतलब है? कैटलाइज करने का ये मतलब है कि एंजाइम्स दे जस्ट स्पीड अप द रिएक्शन विदाउट टेकिंग पार्ट इन देम। ठीक है, दे आर नॉट यूज्ड अप, वो ख़त्म नहीं होते, दे आर जस्ट देयर, जिससे कि उनकी स्पीड बढ़ जाती है, रिएक्शंस की स्पीड बढ़ जाती है। अब एंजाइम्स क्या है? दे गेट डैमेज्ड एट हाई टेम्परेचर। ये भी उनका एक फीचर है कि वो हाई टेम्परेचर पर डैमेज हो जाते हैं, और अगर हम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो वो हाई टेम्परेचर पर डैमेज नहीं होते, बट एंजाइम्स हाई टेम्परेचर पर डैमेज हो जाते हैं। इनमें से कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो हमको थर्मोफाइल्स से मिलते हैं। ठीक है, वो अपनी कैटालिटिक पावर को मेंटेन रख सकते हैं इवन एट 80 डिग्री टू 90 डिग्री तक। तब इतने हाई टेम्परेचर पर भी ये डिस्ट्रॉय नहीं होते, लेकिन यूजुअली एंजाइम्स बहुत हाई टेम्परेचर पर जाकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये कुछ एंजाइम्स के बेसिक फीचर्स पढ़े हमने, क्या कि प्रोटीन से बने हैं, इनमें एक्टिव साइट होती है जहाँ पर सबस्ट्रेट आकर के फिट होता है और रिएक्शन होता है। कैटालाइट एंजाइम्स आर कैटालिटिक, मतलब सिर्फ कैटालाइज करते हैं। हाई टेम्परेचर पर दे गेट डैमेज्ड, लेकिन थर्मोफाइल्स में से कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं, ठीक है, जो कि अपनी कैटालिटिक पावर को रिटेन करके रखते हैं एट अबाउट 80 डिग्री टू 90 डिग्री। थर्मोफाइल्स क्या है? दे आर बैक्टीरिया। ठीक है, दे दोज कैन सर्वाइव एट एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। एंजाइम्स के बारे में और स्टडी करने से पहले हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या है। दे आर सम चेंजेस। अब चेंजेस फिजिकल भी हो सकती हैं, केमिकल भी हो सकती हैं। अगर हम फिजिकल चेंज की बात करें तो इनमें शेप का ही चेंज होता है, कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। ठीक है, शेप का चेंज है, कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, और इसमें सिर्फ स्टेट ऑफ मैटर चेंज होती है।
वेयर एज केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। न्यू बॉन्ड्स के फॉर्म होने की वजह से एक नया डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म होता है जो सबस्ट्रेट से बिल्कुल अलग है, या ये कह सकते हैं रिएक्टेंट्स से बिल्कुल अलग जो प्रोडक्ट बनता है, दैट इज़ फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग अप ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, फिजिकल का एग्जांपल, इट्स वेरी सिंपल वन, आइस चेंजिंग इनटू वाटर, वाटर चेंजिंग इनटू स्टीम, ये सब फिजिकल चेंजेस हैं। और जैसे आपकी बुक में ये दे रखे हैं कुछ एग्जांपल, जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करें तो बेरियम सल्फेट प्लस वाटर। सेकेंड एग्जांपल जो आपकी बॉडी में सबसे बचपन से पढ़ते आ रहे हो, स्टार्च इज चेंज इनटू शुगर, दैट इज ग्लूकोज। सबसे सिंपल इसका हमने माउथ में पढ़ा है। ठीक है, सलाइवरी एमाइलेज की वजह से स्टार्च जो है माउथ में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरह के मतलब जो ये रिएक्शन है दैट इज़ हाइड्रोलिसिस। अब रिएक्शंस होने का कुछ रेट है। ठीक है, रेट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम, रेट को वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, कितना प्रोडक्ट बन रहा है पर यूनिट टाइम में, जैसे स्पीड करते हैं ना डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसे ही आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज प्रोडक्ट फॉर्म्ड अपॉन टाइम। ठीक है, इफ डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड, आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा कि किस तरफ प्रोडक्ट है और किस तरफ रिएक्टेंट्स है। रेट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, अभी हमने ऊपर बात करी थी कि टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है एंजाइम्स की। रेट ऑफ रिएक्शन डबल और डिक्रीजेज बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो हमको समझनी है कि हर 10 डिग्री चेंज होने पर रिएक्शन या तो डबल हो जाता है या हाफ। इसको हम कुछ इस तरीके से समझेंगे, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हम टेम्परेचर वाले टॉपिक के साथ इसको समझेंगे। ठीक है, दिस इज देयर। अगर हम मान के चलें कि किसी टेम्परेचर, किसी एंजाइम के काम करने का ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 है, अगर हम इसको 47 डिग्री तक हीट प्रोवाइड करते हैं तो इसका रेट जो है वो हाफ हो जाता है। ठीक है, मींस रिएक्शन जो है वो हाफ स्पीड से चलेगा। अगर 37 से हम 27 चल रहे हैं, 10 डिग्री कम कर दें तो भी इसका रिएक्शन क्या है, हाफ स्पीड से चलेगा। इतना क्लियर हो गया। 37 ऑप्टिमम है, अगर हमने उसको 47 डिग्री टेम्परेचर दिया तो रिएक्शन की स्पीड हाफ हो जाएगी। 37 से अगर हमने उसको 27 दिया तो भी हाफ हो जाएगी। इसी तरीके से इफ़ वी गो वाइस वर्सा, कि आपका जो रिएक्शन 27 पर चल रहा है और उसको एक्चुअली में ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 चाहिए, तो आप 27 से अगर 37 पर शिफ्ट हो गए तो आपकी रिएक्शन की स्पीड डबल हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप किसी रिएक्शन को 47 पर करवा रहे हो लेकिन उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 है, तो अगर आप 10 डिग्री डिक्रीज कर दोगे तो इसकी स्पीड डबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस लाइन का मतलब है कि जस्ट अ सेकेंड, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन डिक्रीज बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। या तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा या हाफ से डिक्रीज हो जाएगा अगर आप 10 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर करते हैं। ठीक है, अब पावर ऑफ एंजाइम देखते हैं। हम इतना एंजाइम्स के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, क्या? अब एक हम सिंपल एक यहाँ पर रिएक्शन देखते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और आपका कार्बोनिक एसिड बन रहा है। नॉर्मली अगर ये रिएक्शन हम नॉर्मली करवाएं विदाउट यूजिंग एनी एंजाइम तो इसका रेट है 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर। 1 घंटे में ये 200 मॉलिक्यूल्स बना पाता है प्रोडक्ट के। ठीक है, इसी रिएक्शन में अगर हम एक एंजाइम डाल दें कार्बोनिक एनहाइड्रेज, सेम रिएक्शन है, CO2 प्लस H2O विल गिव H2CO3, लेकिन हमने यहाँ पर चेंज क्या किया है, हमने यहाँ पर चेंज किया है दैट वी आर एडिंग कार्बोनिक हाइड्रेज इन इट, दिस इज अ एंजाइम। अब इसके बाद अगर हम इसकी स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो यू कैन जस्ट सी 6 लाख मॉलिक्यूल्स पर आवर, 200 से 6 लाख। You can calculate how many times it has increased.
ठीक है। नाउ मेटाबॉलिक पाथवे, मेटाबॉलिक पाथवे क्या है? अगर कोई मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन है तो हर स्टेप में, ठीक है, ईच स्टेप इज कैटलाइज्ड बाय सेम एंजाइम कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। इसको कैसे समझेंगे? देखिए, जैसे ग्लूकोज पायरुविक एसिड में भी बदल सकता है, ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में भी बदल सकता है, ग्लूकोज अल्कोहल में भी बदल सकता है। ठीक है, ये सब आपने क्लास 10th में कवर किया हुआ है। रेस्पिरेशन में हम करते हैं कि ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, फिर ये पायरुविक एसिड एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जहाँ पर इसका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, क्रेब्स साइकिल चलेगी, ईटीएस चलेगी, वहाँ पर होगा। लेकिन अगर मसल सेल्स में ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो वो वेट नहीं करता कि पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो, फिर वो पूरा अपना क्रेब्स साइकिल में जाए, उतना नहीं हो पाता। इट एंटर्स इनटू अ डिफरेंट पाथवे, जहाँ पर ग्लूकोज से क्या बनना शुरू हो जाता है? लैक्टिक एसिड। ठीक है, अगर हम यीस्ट की बात करें तो यीस्ट में ग्लूकोज फर्मेंटेशन के प्रोसेस से अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स ये अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं ग्लूकोज से, लेकिन इसमें से ग्लूकोज का क्या होगा? इट डिपेंड्स अपॉन दीज सीरीज ऑफ एंजाइम। ठीक है, अगर हम ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 10 स्टेप्स का ये पूरा रिएक्शन है, ग्लाइकोलिसिस, जिसमें कि ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। इन 10 स्टेप्स में हर स्टेप में एक अलग तरह का एंजाइम है। इसकी डिटेल आप पढ़ेंगे अभी रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स। ठीक है, रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स में आप इसकी डिटेल स्टडी करेंगे, तो अभी हम उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं। हम यहाँ पर सिर्फ अगर एंजाइम्स की बात करें तो वी कैन सी दैट ग्लूकोज के पास बहुत सारे ऑप्शन है, पायरुविक एसिड में जाने का, लैक्टिक एसिड में जाने का और अल्कोहल में। हु इज डिसाइडिंग दिस? द एंजाइम्स आर डिसाइडिंग कि ये कौन से वाले पाथवे से जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम एंजाइम्स काम कैसे करते हैं, एंजाइमेटिक एक्शन क्या है। अब एंजाइम में हमने देखा, देखो कई सारे पॉकेट्स बने हुए हैं, एक पॉकेट ये है, एक पॉकेट ये है, एक पॉकेट ये है। इन कई सारे पॉकेट्स में से सिर्फ एक पॉकेट ऐसा होगा, एक क्रेवाइस ऐसा होगा जो इसकी एक्टिव साइट होगी। जैसे अब इसका डायग्राम अगर हम ऐसे बनाएं तो ये बहुत सारे साइट्स हैं आपके, इनमें से सिर्फ ये साइड है जिसमें कि आपका सबस्ट्रेट आकर फिक्स होगा, जो एक्टिव साइट है। अब इस एक्टिव साइट की शेप फिक्स होगी, इसके पास कुछ पर्टिकुलर आर ग्रुप्स होंगे। अभी आर ग्रुप आपको याद आएगा कि हमने प्रोटीन के अमाइनो एसिड्स की बात करी थी। अमाइनो एसिड्स में आर ग्रुप याद आ रहा है? कार्बन सेंटर में, कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन, कार्बन के इस तरफ कार्बोनिक एसिड, इस तरफ अमाइन ग्रुप और लास्ट में उसमें आर। तो ये आर ग्रुप है जो यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। दिस आर ग्रुप की वजह से ही एंजाइम्स का एंजाइमेटिक एक्शन होता है। ठीक है, इन्हीं आर ग्रुप्स की वजह से ये किसी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को बाइंड कर सकते हैं और अपना रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखते हैं कैसे रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नाउ दिस इज एंजाइम, और ये हम इसकी सिर्फ एक्टिव साइट बना लेते हैं बिकॉज दैट इज ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर अस, बाकी की हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है। एक्टिव साइट ये है इसकी, इसके ऊपर आकर सबस्ट्रेट ने फिक्स होना है। ठीक है, अब ये सबस्ट्रेट की जो शेप है वो ऐसी शेप होगी कि वो इस एक्टिव साइट के अंदर फिक्स हो जाए। नाउ एंजाइम्स बहुत सारे हैं, सबस्ट्रेट्स बहुत सारे हैं, दे डोंट हैव एनी फॉर्मूला, दे डोंट हैव एनी अट्रैक्शन कि जाकर के एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट फिक्स हो जाएगा। सबस्ट्रेट एंजाइम्स के पास या सबस्ट्रेट एंजाइम का कॉम्प्लेक्स सिंपल डिफ्यूजन से बनता है, बाय चांस है। बाय चांस इस एंजाइम को ये सबस्ट्रेट मिल गया, इट्स द मैटर ऑफ बाय चांस इवेंट है, और ये इसके ऊपर फिट हो गया। ठीक है, जितना ज़्यादा डिफ्यूजन होगा, मतलब सबस्ट्रेट का अमाउंट ज़्यादा होगा, एंजाइम्स का अमाउंट ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा डिफ्यूजन होगा और ये आकर के एंजाइम्स की साइट पर सेटल हो जाएगा।
ठीक है, जितना ज़्यादा डिफ्यूजन उतना ज़्यादा बाइंडिंग के चांसेस। अब टेम्परेचर यहाँ पर क्या रोल प्ले करता है कि टेम्परेचर जो है सबस्ट्रेट के मूवमेंट बढ़ा देता है। इस मूवमेंट को बढ़ाने से इसकी डिफ्यूजन ज़्यादा फास्ट हो जाती है और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि सबस्ट्रेट आकर के एक्टिव साइट पर बाइंड हो जाए। अब बस बाइंडिंग हो गई, मतलब बाइंडिंग कैसे हो गई, ये सबस्ट्रेट आया, ये एक्टिव साइट पर बैठ गया। सबसे पहले होती है इनकी लूज बाइंडिंग, ठीक है, लूजली बाइंड हो जाते हैं सबस्ट्रेट जो है एक्टिव साइट के साथ। एक बार लूजली बाइंड होते हैं, फिर ये एंजाइम्स थोड़ा सा अपना शेप चेंज करता है और इस सबस्ट्रेट को टाइटली बाउंड कर देता है। बाउंड हो गया तो अब ये क्या बन गया हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब इसके बाउंड करने के बाद इस सबस्ट्रेट के केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, ठीक है, केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और हमारा बनता है एक नया एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अब ये टुवर्ड्स प्रोडक्ट जा रहा है, ठीक है, पहले आके सेटल हुआ, सेटल होकर एंजाइम ने इसको टाइटली पकड़ लिया और इसके बॉन्ड्स टूट गए। बॉन्ड टूटने से ये प्रोडक्ट साइड में जाना शुरू हो गया। जब ये प्रोडक्ट साइड में जाना शुरू हो गया तो अभी सबस्ट्रेट तो बचा नहीं, तो अब हमने इसको क्या कहा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अब जैसे इसके बॉन्ड्स पुराने टूटे, नाउ न्यू बॉन्ड्स आर मेड। अब न्यू बॉन्ड्स बन गए, फाइनल प्रोडक्ट बन गया। अब एंजाइम से प्रोडक्ट फ्री हो जाता है और एंजाइम अगेन इट इज़ अवेलेबल फॉर नेक्स्ट राउंड, फॉर नेक्स्ट सबस्ट्रेट और नेक्स्ट रिएक्शन, ठीक है। एक बार हम इसका यहाँ से एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझते हैं कि एंजाइम को पहले सबस्ट्रेट मिला, इनकी बॉन्डिंग हुई, ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। दिस कॉम्प्लेक्स अगर सिर्फ एंजाइम और सबस्ट्रेट है, ये नहीं कि बस आ गया तो रिएक्शन हो ही जाएगा, दिस कैन बी रिवर्स्ड ऑल्सो, ठीक है। अब एक बार बन गया, इट इज़ अ रिवर्सिबल। नाउ मेकिंग श्योर कि एंजाइम्स और सबस्ट्रेट का रिएक्शन हो गया, सबस्ट्रेट के बॉन्ड टूट गए। नाउ आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंजाइम सबस्ट्रेट बनाता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अब ये एक बार अगर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया तो वो इरिवर्सिबल चेंज है, वापस वो एंजाइम और सबस्ट्रेट नहीं बना सकता। अब उसके बाद इन दोनों को अलग होना ही पड़ेगा। अब ये प्रोडक्ट के सारे बॉन्ड्स बन गए, एंजाइम अलग हो गया, प्रोडक्ट अलग हो गया, ठीक है। अब ये एंजाइम फिर अवेलेबल है, दूसरे सबस्ट्रेट को ढूंढेगा एंड अगेन द सेम प्रोसेस गोज ऑन। अब हमें देखने को क्या मिल रहा है कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट विल गिव एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। तो ये बीच की स्टेजेस क्या है, दी स्टेजेस बिटवीन, इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट। एनर्जी के रिस्पेक्ट में हम ये बात करते हैं किसकी एनर्जी ज़्यादा है, किसकी एनर्जी कम है। अब यहाँ से अगर बात एनर्जी की आ ही गई है तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, देखिए, अगर एक सबस्ट्रेट से एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ये हम उस रिएक्शन की बात कर रहे हैं जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ से अब देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे शो रखी है और यहाँ पर रिएक्शन का प्रोग्रेस कि धीरे धीरे सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन रहा है। अगर सबस्ट्रेट की एनर्जी यहाँ इतनी है और प्रोडक्ट की एनर्जी इतनी है, मतलब सबस्ट्रेट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, सबस्ट्रेट से एनर्जी रिलीज हो रही है, देन दिस इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब नॉर्मली ये आपका सबस्ट्रेट की एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, फिर एक स्टेट ऐसी आएगी जहाँ के बाद ये प्रोडक्ट फॉर्म होना शुरू होगा। नाउ दिस पीक या जो ट्रांजिशन स्टेट बीच में आई वो कहलाती है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ये नॉर्मल चल रहा है, जो लाइट कलर लाइन दैट यू कैन सी, दिस लाइन शोज कि बिना किसी एंजाइम के रिएक्शन इज गोइंग ऑन। अब हमने यूज़ करा एंजाइम, तो अब इसकी ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी चेंज हो गई, अब ये एनर्जी का लेवल नीचे आ गया। अब सबस्ट्रेट्स को इतनी एनर्जी गेन नहीं करनी पड़ेगी अपना प्रोसेस करने के लिए। नाउ द सबस्ट्रेट विल यूज़ ओनली दिस मच एनर्जी फॉर ट्रांजिशन एंड स्लोली यहाँ से बन जाएगा आपका प्रोडक्ट, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द फीचर्स ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की क्या फीचर्स है,
कुछ कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कुछ कुछ हम दोबारा से एक बार देख लेते हैं। ये प्रोटीन्स के बने हुए हैं, एक्वस मीडियम में काम करते हैं, स्पेसिफिक है, मतलब एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक है। ऑल एंजाइम्स कैन नॉट वर्क फॉर ऑल सबस्ट्रेट्स एंड ऑल सबस्ट्रेट्स आर नॉट मेड फॉर ऑल एंजाइम्स। एंजाइम्स और सबस्ट्रेट स्पेसिफिक है और उनका प्रोडक्ट फॉर्म भी स्पेसिफिक है। क्यों स्पेसिफिक है? क्योंकि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसकी शेप और सबस्ट्रेट की शेप इज़ फिक्स्ड। सेलेक्टिव, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ जो है, जो भी हमने ग्लूकोज में पढ़ा, उसमें से सिर्फ एक साइट को वो सेलेक्ट कर सकता है। जैसे ग्लूकोज अगर पायरुवेट बनाने के बाद क्या बनाएगा? एसिटाइल कोए बनाएगा, लैक्टिक एसिड बनाएगा, एसिटाल्डिहाइड बनाएगा। अगर पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज इसको एंजाइम मिलता है तो इसके जो प्रोडक्ट बनेगा वो एसिटाइल कोएंजाइम ए। अगर पायरुवेट के ऊपर लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज एक्ट करता है तो वो लैक्टिक एसिड बनाएगा। और अगर पायरुवेट के पास पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज है तो वो एसिटाल्डिहाइड बनाएगा। मीन्स आउट ऑफ सो मेनी पॉसिबल पाथवेज एंजाइम कौन सा लग रहा है, दिस विल डिसाइड कि सबस्ट्रेट का फेट क्या होगा, वो सबस्ट्रेट क्या प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, वन मोर अगेन वी आर गोइंग कि जो अगर हम एंजाइम यूज़ कर रहे हैं तो एंजाइम यूज़ करने पर हमारे जो रिएक्शन है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। जैसे विदाउट एंजाइम दिस रिएक्शन में 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर बन रहे हैं कार्बोनिक एसिड के, और अगर हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेट लिया तो 6 लाख मॉलिक्यूल्स पर आवर बन रहे हैं कार्बोनिक एसिड के। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करने के लिए टेम्परेचर एक बहुत रोल इम्पॉर्टेंट प्ले करता है, क्योंकि लो टेम्परेचर पर भी एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाते हैं, वेरी हाई टेम्परेचर पर भी एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाते हैं। जो ह्यूमन बॉडी में नॉर्मली हम टेम्परेचर की वर्किंग देखते हैं दैट इज़ अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस, उस पर ही मैक्सिमम ऑप्टिमम टेम्परेचर यही है जिसमें मैक्सिमम एंजाइम्स काम करते हैं। और एंजाइम्स Q10 रूल को फॉलो करते हैं कि अगर 10 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ जाता है या घट जाता है तो या तो स्पीड हाफ हो जाती है या तो स्पीड डबल हो जाती है। ठीक है, नाउ एवरी एंजाइम वर्क एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच द एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज मैक्सिमम इज ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब लो टेम्परेचर पर क्यों रिएक्शंस कम होते हैं? लो टेम्परेचर पर रिएक्शंस इसलिए कम होते हैं कि एक तो डिफ्यूजन कम हो जाती है, एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है। डिफ्यूजन कम हुई तो एंजाइम्स की एक्टिविटी कम हो गई। हाई टेम्परेचर पर क्या है? बिकॉज एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, तो हाई टेम्परेचर पे प्रोटीन्स डीनेचर्ड हो जाता है, यानी कि एंजाइम्स भी डीनेचर्ड हो जाते हैं। अब एंजाइम्स के ऊपर पीएच का भी बहुत असर है, तो सेकंड टॉपिक इज द पीएच। एंजाइम फोल्डिंग चेंज इफ पीएच इज चेंज्ड। अगर आप पीएच चेंज कर देंगे तो एंजाइम की फोल्डिंग चेंज हो जाएगी। ऑप्टिमम पीएच इज द पीएच वेयर एंजाइम हैज इट्स मैक्सिमम एक्टिविटी। जैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर है ऐसे ऑप्टिमम पीएच है। ठीक है, एक्टिविटी डिक्लाइंस एट अ हायर एंड लोअर पीएच। अगर आप पीएच बढ़ा या घटा दोगे तो एक्टिविटी कम हो जाएगी। जैसे पेप्सिन, पेप्सिन इज मोस्ट एक्टिव एट द पीएच ऑफ 2 से कम हो गया तो इसकी एक्टिविटी कम हो गई, 2 से ज़्यादा हो गया तो इसकी एक्टिविटी कम हो गई। स्लाइवरी एमाइलेज, इनका जो ऑप्टिमम पीएच वैल्यू है दैट इज 6.8, तो दे वर्क बेस्ट एट 6.8। अगर उसको कम पीएच देंगे तो उसकी जो कैपेसिटी है काम करने की वो कम हो जाएगी, और अगर हम उसको हायर पीएच देंगे तो भी उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी। इसी तरीके से ट्रिप्सिन, ये 7.8 पर सबसे ज़्यादा बेस्ट काम करता है, इसका ऑप्टिमम पीएच 7.8 है, लो में भी कम और हाई में भी कम। ठीक है, अब सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन, जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट होगा उतना ज़्यादा आपका रिएक्शन तेज़ होगा। अब हमेशा हमारी बॉडी में सबस्ट्रेट ज़्यादा रहता है और एंजाइम्स के नंबर से सबस्ट्रेट ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो सबस्ट्रेट जो है
वो एंजाइम की तरफ मूव करता है बाय डिफ्यूजन। अगर सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, तो एंजाइम की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर हमको कुछ एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा नोट करनी है जो कि समझना बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे इसको समझ लेते हैं बट याद नहीं रख पाते हैं, भूल जाते हैं, तो बेटर है कि आप थोड़ा सा इसमें फोकस करें। अब ये देखिए क्या है, यहाँ पर हमने वाई एक्सिस पर बना दी वेलोसिटी कि कितनी स्पीड से रिएक्शन हो रहा है, और एक्स एक्सिस पे बना दिया हमने सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन। सबस्ट्रेट कम है तो स्पीड कम है, जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट बढ़ाते जाएंगे तो स्पीड बढ़ती जाएगी। नाउ एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हम कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ा लें स्पीड नहीं बढ़ेगी, तो ये जो वैल्यू आई दिस इज कॉल्ड वी मैक्स, दिस इज द मैक्सिमम एंजाइम वेलोसिटी। ठीक है, अब ये कब आएगी, कितना सबस्ट्रेट होगा, ये बताना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हमने सबस्ट्रेट बढ़ा दिया। अब इसके आगे जितना भी हम सबस्ट्रेट बढ़ा दें तो हमको वी मैक्स ही मिलेगा, तो इट इज़ अ डिफ़िकल्ट पॉइंट। तो हम बहुत सारा सबस्ट्रेट बढ़ा करके वी मैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं कि अच्छा सबस्ट्रेट काफ़ी सारा ले लिया हमने विदाउट लिमिटिंग, मतलब लिमिट नहीं है उसकी, इट इज़ ऑलरेडी इन अबेंडेंस। अबेंडेंस में सबस्ट्रेट लेकर के हमने देख लिया वी मैक्स कितना है, इस वी मैक्स का हमने हाफ निकाल लिया। ठीक है, ग्राफिकली भी अगर हम प्लॉट कर ले तो वी मैक्स का अगर हम हाफ निकालें, वो हाफ वैल्यू कहाँ पर आ रही है, कितने सबस्ट्रेट पे वो आ रही है, वो सबस्ट्रेट को हम Km बोलते हैं। Km इज़ दैट सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जिस पे वेलोसिटी आधी हो जाती है। तो आधी वेलोसिटी हमको निकालना आसान है, इंस्टेड कि हम मैक्सिमम वेलोसिटी निकालें। मैक्सिमम वेलोसिटी हम इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन तो हमने बहुत ज़्यादा ले ली, अब इस कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं कि इसकी बात कर रहे हैं या इसकी कर रहे हैं, वो नहीं हम बता पाते। ठीक है, तो हम वी मैक्स बाई 2 ले लेते हैं। वी मैक्स बाई 2 जिस लेवल पर आ रहा है वो कहलाता है हमारा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, जिसमें कि हमारे रिएक्शन की वेलोसिटी इज़ हाफ। तो ये निकालना हमारे लिए आसान हो गया। ठीक है, अब यहाँ नीचे आप दो डायग्राम्स देख रहे हैं, दो दे आर वेरी स्मॉल बट आप स्क्रीन को एनलार्ज कर सकते हैं स्क्रीनशॉट ले करके। ठीक है, अब देखिए एक एंजाइम का आपको यहाँ पर डायग्राम दे रखा है, एक यहाँ दे रखा है। तो इन दोनों डायग्राम्स को अगर हम कंपेयर करें तो हम ये देखेंगे कि एंजाइम E2 की जो वर्किंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा अच्छी है क्योंकि इसका Km कम है। तो कम सबस्ट्रेट में ये उतना ही काम कर रहा है जितना ये ज़्यादा सबस्ट्रेट में काम कर रहा है। ठीक है ना, वेलोसिटी तो दोनों की सेम है, लेकिन इतनी वेलोसिटी आने के लिए इसको ज़्यादा सबस्ट्रेट चाहिए, इतनी वेलोसिटी आने के लिए इसको कम सबस्ट्रेट चाहिए। तो बेटर यही होगा कि कम सबस्ट्रेट में भी एंजाइम काम कर रहा है, तो E2 हैज़ बेटर वर्किंग कैपेसिटी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक है ना, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, क्या है इनहिबिटर और इनकी प्रेजेंस से एंजाइम के ऊपर क्या असर पड़ता है। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि व्हाट आर इनहिबिटर्स। इनहिबिटर कोई भी ऐसे केमिकल्स हैं जो एंजाइम्स के काम की एक्टिविटी को रिड्यूस कर देते हैं। दे डिक्रीज द एंजाइमेटिक एक्शन। अब कैसे करते हैं, नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, और हम पढ़ेंगे एक और तरीके का इनहिबिटर जिसको बोलते हैं हम फीडबैक इनहिबिशन। ठीक है, एक एक करके इन दोनों को तीनों को स्टडी करते हैं। पहले कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या है, जैसे एक ही सीट के लिए दो बच्चों के बीच में कंपटीशन है, जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको सीट मिल जाएगी। एक ही जगह के लिए दो लोग कॉम्पीट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप अगर नीट के पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों बायो के स्टूडेंट्स होंगे जो एक सीट के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं। कोई नॉन मेडिकल का या कॉमर्स बैकग्राउंड का या ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड का आपके साथ कम्पीट करने नहीं आएगा, तो वहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन का होता है जहाँ पे लाइक लोग होते हैं। ठीक है, एक जैसे लोग जहाँ होते हैं वहाँ पे कंपटीशन होते हैं। एथलीट्स का एथलीट्स के बीच में कंपटीशन होगा। ठीक है,
अगर एक पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो वहाँ पर जो कॉम्पिटिटर्स होंगे वो ऑलमोस्ट सेम क्वालिफिकेशन और सेम उसके लिए होंगे। ठीक है, आई होप आप कंपटीशन वर्ड का मीनिंग ऐसे समझ पा रहे हो कि कंपटीशन वहाँ होता है जहाँ पर सेम चीज़ होती है। अब यहाँ पर हम इसको कैसे समझेंगे, हाउ कैन वी रिलेट दिस टू एंजाइम्स। अब यहाँ पर ज़रा एक बार पहले डायग्राम देखिए, इसमें क्या है, इसमें एंजाइम है। एंजाइम की मान लीजिए ये एक्टिव साइट है जो इस सबस्ट्रेट के लिए है, यहाँ पर ये फिक्स हो जाएगा और इसका रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। बट हम ये देख रहे हैं ये इनिबिटर है, इनिबिटर की बाकी शेप डिफरेंट है, लेकिन ये फ्रंट शेप जो इसकी है वो इस पर फिट हो जाएगा। ठीक है, दे आर सिमिलर इन शेप बट केमिकली दे आर डिफरेंट, इसलिए शेप मैंने डिफरेंट बनाई है क्योंकि इनका केमिकल कॉम्पोजिशन अलग है बट शेप सेम है। तो ये यहाँ पर आकर बैठ जाएगा और इससे सबस्ट्रेट की जगह ब्लॉक हो जाएगी और सबस्ट्रेट को ये नहीं मिलेगा। मतलब एंजाइम्स जो है वो इनिबिटर के साथ बाइंड हो जाएगा और एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब यहाँ पर नुकसान क्या है, यहाँ पर नुकसान ये है कि सबस्ट्रेट को एंजाइम्स नहीं मिल रहे हैं क्योंकि इनिबिटर बैठा हुआ है। अगर यहाँ इनिबिटर बैठा हुआ है और सबस्ट्रेट को एंजाइम नहीं मिल रहे हैं तो इसका हम क्या सॉल्यूशन निकालेंगे कि हम सबस्ट्रेट का अमाउंट ही बढ़ा दें। अगर हम सबस्ट्रेट का अमाउंट बढ़ा देते हैं, इफ़ वी इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, तो देर आर मोर चांसेस कि सबस्ट्रेट विल फाइंड एंजाइम। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 5 सबस्ट्रेट थे और 5 ही इनिबिटर्स थे, तो 50-50 चांसेस है कोई भी जुड़ सकता है। अब यहाँ हमने सबस्ट्रेट का 5 से कर दिया 20, सबस्ट्रेट के चांसेस प्रोबेबिलिटी बढ़ गई इसके साथ मिलने की। तो इस तरीके के कंपटीशन को ओवरकम करने के लिए वी कैन इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, सिंपल। ठीक है, अब इस केस में कॉम्पिटिटिव एंजाइम के केस में हमारा वी मैक्स तो अनचेंज रहता है लेकिन के एम हमारा इंक्रीज हो जाता है। अभी हम इस चीज़ पर दोबारा आएंगे, वी मैक्स और वी के एम का भी नीचे आपको एक डायग्राम मिलेगा। पहले आप ये समझ लीजिए कि कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर क्या होते हैं। अब नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स, ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स जाने से पहले हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं कि सक्सिनेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्यूमरेट, ठीक है, बाय द एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। लेकिन अगर ये एंजाइम्स सक्सिनेट के साथ बाइंड होकर फ्यूमरेट बना रहा है, ये तो नॉर्मल इसका रिएक्शन है, बट इन केस हमारे जो रिएक्शन है उसमें मैलिनेट मिक्स हो जाए तो वो सक्सिनेट को रिप्लेस करके मैलिनेट के साथ कंबाइन हो जाएगा और सक्सिनेट का जो स्पीड है फ्यूमरेट बनाने की वो कम हो जाएगी। तो अगर ज़्यादा सक्सिनेट होगा तो मैलिनेट का इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी कि सक्सिनेट और मैलिनेट दोनों कॉम्पिटिटर्स हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज के लिए। कौन मिलना चाहेगा, जो ज़्यादा बड़ी फौज लेके आएगा वो मिल जाएगा। अब नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर क्या होते हैं? नॉन कॉम्पिटिटिव, इनकी कोई ऐसा दे आर नॉट हैविंग द सेम शेप जो सबस्ट्रेट के जैसी है। सबस्ट्रेट है ही, वो सबस्ट्रेट की जगह को रिप्लेस करने के लिए आए ही नहीं है। वो नॉन कॉम्पिटिटर है, वो सबस्ट्रेट से कॉम्पिटिट ही नहीं कर सकते। तो फिर इस तरीके के जो इनिबिटर्स हैं वो क्या करेंगे, वो और भी ख़राब काम करेंगे। ठीक है, वो कहेंगे ना हम करते हैं ना हम करने देंगे। जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है वो एक्टिव साइट के लिए तो कम्पीट करते ही नहीं है, वो एंजाइम की किसी दूसरी साइट पर जा कर के कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और इवेंचुअली वो एंजाइम्स को नॉन फंक्शनल कर देते हैं सबस्ट्रेट के लिए। अब ये एंजाइम्स सबस्ट्रेट के लिए अवेलेबल ही नहीं है। द एंजाइम्स आर डिस्ट्रॉयड फॉर सबस्ट्रेट। ठीक है, एंजाइम्स आर डिस्ट्रॉयड फॉर सबस्ट्रेट। जैसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इज ब्लॉक्ड बाय साइनाइड कॉम्प्लेक्स 4 में, ये हम
फिर अगेन कॉम्प्लेक्स 4 माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ेंगे, जहाँ पर कि आपकी ETS चेन साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की वजह से है, जो कि साइनाइड आने से ब्लॉक हो जाती है, मतलब ये इनहिबिटर है इसका। ठीक है, अब थोड़ा सा हम Vmax और उसके बारे में समझते हैं। अगर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, मतलब सेम साइड के लिए झगड़ा हो रहा है, तो ये आपका नॉर्मल कर्व है, ठीक है, ये आपका कर्व है इनहिबिटर के साथ। अगर ये दोनों पहुंचेंगे तो मैक्सिमम पर ही, ठीक है, अगर हम सबस्ट्रेट बढ़ा दें तो दोनों ने आना तो मैक्सिमम पर ही है, तो Vmax तो चेंज नहीं होगा। लेकिन Vmax/2 अगर हम कैलकुलेट करें तो हम देखते हैं कि हमको ज़्यादा सबस्ट्रेट लेना पड़ेगा सेम Vmax/2 पर जाने के लिए। यही बात हमने ऊपर डिस्कस करी थी कि हमको सबस्ट्रेट का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा और हमारा जो रिएक्शन है वो मैक्सिमम स्पीड तक तो पहुंच ही जाएगा, ठीक है, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, ये बढ़ाना पड़ेगा सबस्ट्रेट, ठीक है। अगर नॉन कॉम्पिटिटिव है तो नॉन कॉम्पिटिटिव में ये नॉर्मल है, अब ये कंपटीशन ही नहीं हो रहा, एंजाइम्स ही ख़त्म हो गए, सबस्ट्रेट चाहे जितना भी बढ़ा लो, रिएक्शन की स्पीड ही कम हो गई, वो उतने वैल्यू तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, अब ये कम रह गया है रिएक्शन, तो इसका Vmax ही कम हो गया है, उतने प्रोडक्ट्स ही नहीं बन रहे, उतनी वेलोसिटी से प्रोडक्ट्स बन ही नहीं रहे हैं, ठीक है, तो Vmax कम हो गया। लेकिन इसका चाहे अब इसमें सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप चाहे कम सबस्ट्रेट लो चाहे ज़्यादा सबस्ट्रेट लो, एंजाइम्स तो डिस्ट्रॉय हो ही चुके हैं, तो Km की वैल्यू उतनी ही रहेगी। अब इसको थोड़ा याद करने का एक ट्रिक है, ठीक है, हम देखो कैसे करते हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को कॉम को हम K से डिनोट कर लेते हैं और K की वैल्यू ऊपर जा रही है, मतलब Kmax इंक्रीज़ हो रहा है। अगर Kmax इंक्रीज़ हो रहा तो Vmax सेम रहेगा। एक बार और सुनिए, अगर हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की बात कर रहे हैं तो कॉम को हम साउंड के हिसाब से K लिख सकते हैं। K की मैंने एरो एक ऐसे ऊपर कर दी है, तो अगर ये एरो ऊपर की तरफ करिए मतलब K इंक्रीजिंग साइड पे जा रहा है, तो कॉम्पिटिटिव में K इंक्रीजिंग है, मतलब Kmax इंक्रीज है, Vmax सेम है। नॉन कॉम्पिटिटिव N से लिखते हैं, N के बीच में आपको एक ये V दिख रहा है, ठीक है। अब इस V को अगर हम इस एंड पर देखें तो V नीचे जा रहा है, यानी कि Vmax डिक्रीज होगा और Kmax सेम रहेगा, एक इंक्रीज एक डिक्रीज और दूसरा सेम, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। कमिंग टू द थर्ड टाइप ऑफ इनहिबिशन, दैट इज फीडबैक इनहिबिशन। अब ये फीडबैक इनहिबिशन क्या है? फीडबैक इनहिबिशन में जैसे ग्लूकोज से ATP की मदद से टूट रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, और यहाँ पर हेक्सोकाइनेज की ज़रूरत पड़ रही है, जो एंजाइम है वो हेक्सोकाइनेज है। अब अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का अमाउंट बढ़ जाता है, इफ़ इट इंक्रीजेज, ये एक फीडबैक देगा कि बस बहुत हो गया, अब नहीं करना, तो ये हेक्सोकाइनेज को, मतलब हेक्सोकाइनेज एंजाइम्स को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ऑक्यूपाई कर लेगा, इसकी ब्लॉक कर देगा एक्टिव साइट्स और ग्लूकोज को जुड़ने नहीं देगा। यानी कि अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ज़्यादा हो जाता है तो वो अपने ही प्रोडक्शन को रोक देता है बाय ऑक्यूपाइंग द स्पेस ऑफ एंजाइम की एक्टिव साइट को यूज़ कर लेता है। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस एंजाइम पार्ट। इस लेक्चर में आई वांट टू फिनिश एंजाइम, जिससे कि हम नेक्स्ट लेक्चर में या तो कार्बोहाइड्रेट ले लेंगे या हम न्यूक्लिक एसिड ले लेंगे, ठीक है। नाउ क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। अब देखो यहाँ पर यू विल सी 6 क्लासेस। अब ये 6 क्लासेस जो है ये फिक्स हैं, ये आपको ऊपर नीचे नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, ठीक है। क्लास 1 इज O, ऑक्सीडेज रिडक्टेज, जिसको डिहाइड्रोजनेज भी बोलते हैं। क्लास 2 जिसको आप T से याद कर सकते हैं, ट्रांसफरेज। क्लास 3 H, हाइड्रोलेस। क्लास 4 L, लेस। क्लास 5 I, आइसोमरेज। क्लास 6 L, लाइगेज।
इनका थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं कि ये क्या करते हैं। नाम से ही आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। ऑक्सीडेट रिडक्टेज अगर है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करेगा। फॉर एग्जांपल पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज क्या करता है, पायरुवेट का ऑक्सीडेशन करता है और उससे बना देता है एसिटाइल CoA। इस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में NAD प्लस रिड्यूस हो जाता है NADH में। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो फ्रॉम द लेसन रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स, जो कि आपके ग्लूकोज की ब्रेकडाउन मतलब रेस्पिरेशन प्रोसेस में से। ठीक है, जब आप इस लेसन को वहाँ से भी रीड करेंगे तो आपको और ज़्यादा यहाँ पर क्लियरिटी आएगी। यही मैंने आपको पहले भी बोला था कि बायो हम एक सिंगल लेसन को एक बार में कंप्लीट नहीं कर सकते। हमको एक बार सिलेबस ख़त्म करने के बाद दोबारा से डेफिनेटली पढ़ना पड़ता है, जिससे कि हम लेसन्स को आगे पीछे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ ट्रांसफरेज। सेकेंड क्लास इज ट्रांसफरेज। नाम से पता चल रहा है ट्रांसफ़र करना। ये सबस्ट्रेट S है, ये दूसरा सबस्ट्रेट है S डैश। नाउ दिस G ग्रुप को ट्रांसफ़र करना है, तो S से S डैश पे आ गया, सिंपल, जैसे आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करते हो। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका अमीनो ट्रांसफरेज। G इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर। थर्ड ग्रुप हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज क्या करता है, हाइड्रोलिसिस, यानी कि ब्रेक डाउन करता है वाटर को रिमूव करके। किस किस चीज़ का ब्रेक डाउन करता है, ईस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन हेलाइड बॉन्ड, फॉस्फोरस नाइट्रोजन बॉन्ड, इन सब बॉन्ड्स को ब्रेक करता है बाय यूजिंग वाटर। इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इन सब को ब्रेक करता है। नेक्स्ट आता है आपका लाइगेज। ठीक है, ब्रेक और रिमूव ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट विदाउट रिमूविंग वाटर। ये सिर्फ ब्रेक करता है, ये वाटर रिमूव नहीं करता। ठीक है, जैसे इसमें X और Y रिमूव कर दिया और कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड हो गया, ये हो गया आपका लाइगेज। आइसोमरेज, जो आपका आइसोमर्स फॉर्म करता है। ठीक है, जो आपका क्या फॉर्म करेगा, आइसोमर्स। आइसोमर्स कैसे फॉर्म होते हैं, या तो पोजीशन या स्ट्रक्चरल या ऑप्टिकल एक्टिविटी, इन सब को चेंज करने के लिए आइसोमरेज यूज़ होता है। ठीक है, लाइगेज, लाइगेज लिंक करना, जोड़ना दो कंपाउंड को, कार्बन ऑक्सीजन को, कार्बन सल्फर को, कार्बन नाइट्रोजन को। ठीक है, इस तरीके के कॉम्बिनेशंस को ये करता है। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट एंजाइम्स जो हमने करा है इस बार की क्लास में। आई होप कि आपको लेसन समझ में आया होगा और बेनिफिट रहेगा आपको इसका। चलिए फिर, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी और पढ़ते रहिए। बाय।